बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग ऑनडीन। हर रोज एक यंग फिशरमैन जिसका नाम सिरक्यूज है, आयरलैंड के कोस्ट पर फिश पकड़ने के लिए जाता है। एक दिन उसे अपने जाल में एक यंग औरत मिलती है। वो उसकी मदद करता है और जब वो होश में आती है तो सिरक्यूज राहत महसूस करता है कि वो अनहार्म्ड है, लेकिन वो कुछ अजीब तरह से बिहेव करती है और हॉस्पिटल जाने से इनकार कर देती है। उसे अपना नाम भी याद नहीं है, जिसे सिरक्यूज एमनीजिया मानता है। वो उसे अपनी दिवंगत माँ के घर ले जाता है और सजेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाए। उसे अपनी बेटी एनी से मिलना है, जो उसकी एक्स वाइफ मोरा के साथ रहती है, और आज उसे लड़की को डायलिसिस के लिए ले जाना है। जब प्रोसीजर चल रहा होता है, सिरक्यूज एनी को एक स्टोरी सुनाता है एक फिशरमैन के बारे में जिसने समुंदर से एक औरत को पकड़ा। एनी एक्सप्लेन करती है कि वो शायद एक मिथिकल क्रीचर है जिसे उसने स्कूल में सीखा था। कभी कभी ये क्रीचर्स शोर पर आ जाते हैं जब तक कि समुंदर उन्हें वापस बुला लेता है। प्रोसीजर के बाद सिरक्यूज एनी को वापस उसकी माँ के पास ले जाता है। एनी अपने पिता को वो व्हीलचेयर दिखाती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत क्रिटिसाइज करती है कि उसने डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए नए किडनी के बारे में बात नहीं की। अगली सुबह सिरक्यूज उस औरत को एक स्ट्रीम में कपड़े धोते हुए पाता है जो किसी अननोन लैंग्वेज में गाना गा रही होती है। वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ बोट पर आ सकती है और सिरक्यूज उसे ऑन बोर्ड आने देता है। रास्ते में वो अपना नाम ऑनडाइन बताती है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द वाटर। जल्द ही सिरक्यूज की बोट लॉबस्टर फिशिंग के लिए रुकती है, लेकिन बास्केट्स खाली होती हैं। ऑनडाइन एक गाना गाना शुरू करती है जो सिरक्यूज ने पहले कभी नहीं सुना होता, और अचानक हर बास्केट मछलियों से भर जाती है। वो उसकी मदद करती है उन्हें निकालने में, और सरप्राइज होती है जब सिरक्यूज छोटी और एक्स्ट्रा मछलियों को वापस समुंदर में फेंक देता है। सिरक्यूज अस्टोनिश्ड बायर्स को लॉबस्टर्स बेचता है और फिर एक दुकान से एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो एनी को स्कूल से लेने जाता है। घर जाते समय वो फिशरमैन और सी से आई औरत की कहानी कंटिन्यू करता है जो मछलियों के लिए गाना गाती है, और फिशरमैन उन्हें पकड़ता है। दोनों खुश रहते हैं। एनी को लगता है कि ये सब एक ड्रीम है, क्योंकि सब कुछ उसके पिता के सपने जैसा लग रहा है। कोई भी उस लैंग्वेज को नहीं जानता जिसमें ऑनडाइन गा रही होती है। एनी को घर छोड़ने के बाद सिरक्यूज वापस जाता है, ये नोटिस किए बिना कि क्यूरियस एनी उसका पीछा कर रही है। सिरक्यूज ऑनडाइन को घर पहुंचने पर कुछ कपड़े और खाना देता है। सिरक्यूज उसे पूछता है कि वो कितने दिनों के लिए उसके घर में रहेगी। ये सुनकर कि ये सिरक्यूज पर डिपेंड करता है, सिरक्यूज डिसाइड करता है कि ऑनडाइन हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह, जैसे वो फेरी टेल में एनी को सुनाता रहा है। ये सब देखकर एनी लाइब्रेरी जाती है और सेल्कीज के बारे में बुक्स मांगती है। मीनवाइल सिरक्यूज चर्च जाता है और कन्फेस करता है कि वो अल्कोहलिक है, हालांकि उसने पिछले 2 साल से ड्रिंक नहीं किया है। हाल ही में उसे एक ड्रीम परेशान कर रहा है जिसमें वो अपनी एक्स वाइफ के नए हस्बैंड एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है और उसके बाद मोरा से फिर से मिलता है, जो अब भी अल्कोहल प्रॉब्लम से जूझ रही है। प्रीस्ट उसे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देता है, लेकिन सिरक्यूज को कन्फेशन की सीक्रेसी याद दिलाती है और उसे बताती है कि उसने अपने नेट से एक औरत को पानी से बाहर निकाला। अब वो उसे सबसे छुपा रहा है। प्रीस्ट उससे मास में आने के लिए कहता है, क्योंकि इसके अलावा वो उसकी मदद नहीं कर सकता। इस दौरान एनी सेल्कीज के बारे में लेजेंड्स पढ़ रही है, ओनाइन कॉटेज की सफाई करती है और फिर सिरक्यूज द्वारा लाए गए नए सामान को देखती है। उसे फिश नेट स्टॉकिंग्स में खास दिलचस्पी होती है, जिसे वो अपने हाथ पर खींचती है, जिससे वो वेब्ड लगने लगते हैं। अगले दिन एनी अपनी दादी के कॉटेज जाती है और ओनाइन को स्विमिंग करते हुए देखती है। लड़की साहस के साथ किनारे पर आती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि फिशरमैन और सेल्की की कहानी कोई फेरी टेल नहीं है। एनी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है और ठीक करने को कहती है, लेकिन ओनाइन कहती है कि उसे मैजिक नहीं आता। लड़की बहुत सारे सवाल पूछती है और ओनाइन को उसकी लाइवली और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल पसंद आती है। एनी उससे हमेशा सच बोलने को कहती है, क्योंकि दोस्ती का और क्या मतलब है। उसे पानी के नीचे के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, बेहतर या खराब। ओनाइन कहती है कि ये बदलता रहता है, लेकिन वहाँ गाना आसान होता है। एनी उसे सेल्कीज के बारे में बुक से मिली सारी जानकारी बताती है कि वो ह्यूमंस के साथ हैप्पीनेस पाने तक जमीन पर अप टू 7 साल तक रह सकती हैं। फिर वो अचानक अपनी दादी की बात करने लगती है, क्योंकि उसके डैड अभी भी उसे बहुत मिस करते हैं। अपनी मॉम को याद करके एनी घर जाने की तैयारी करती है और ओनाइन उससे वापस आने को कहती है। सिरक्यूज भी लाइब्रेरी जाता है सेल्कीज के बारे में बुक्स बोरो करने, लेकिन पता चलता है कि एनी ने ऑलरेडी वो बुक्स ले ली हैं।
इस बीच एनी नेबरहुड के किड्स से मिलती है जो अपनी बाइक्स दिखा रहे होते हैं और वो एक लड़की को अपनी व्हीलचेयर के साथ प्ले करने देती है जब तक कि उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। बच्चे एनी को छोड़ देते हैं और उसे खुद घर वापस जाना पड़ता है जहां उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। वो उसकी बैटरी को रिचार्ज करता है और बताता है कि सेल्कीज का ओरिजिन उसके होमलैंड स्कॉटलैंड से है, लेकिन लड़की कहती है कि ओनाइन तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है। इस बीच सिरेक्यूज ओनाइन को बे के बीच में पॉन्टून पर पाता है और उसे अपनी बोट पर वापस ले जाने की ऑफर करता है। वो उसे टिलर पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब एक पेट्रोल बोट तेजी से पास से गुजरती है तो ओनाइन छिप जाती है और अपने पैर से बोट को स्टीयर करती है। सिरेक्यूज उसे छेड़ते हुए कहता है कि वो अपने पैरों से भी फाइन मैनेज कर लेती है। वो फिर से सिंगिंग शुरू करती है जब वो अपना नेट खींचता है और पाता है कि ये सैमन फिश से भरा हुआ है जिसे उसके नेट्स यूजुअली नहीं पकड़ सकते। अपनी किस्मत का पूरा मजा लेने से पहले सिरेक्यूज पेट्रोल बोट को लौटते हुए देखता है। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सैमन देखते हैं और उसे वो नेट्स दिखाने को कहते हैं जिनसे उसने फिश पकड़ी थी। वो उन्हें यूजुअल नेट्स दिखाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ड्राई होते हैं, जिसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है। हालांकि ऑफिसर्स ओनाइन को होल्ड में देख लेते हैं। वो कंफर्म करती है कि सिरेक्यूज ने सैल्मन को ऑर्डिनरी नेट में पकड़ा है और वो बोट छोड़ देते हैं, ये रियलाइज करते हुए कि ऑफिसर्स ने उनकी स्टोरी पर बिलीव कर लिया। और जब ओनाइन को लोगों ने देखा तो कुछ नहीं हुआ। वो हार्बर की तरफ मूव करते हैं ताकि कैच को बेच सकें। सिरेक्यूज उसे एक गिफ्ट खरीदने की ऑफर करता है और वो एक और ड्रेस मांगती है जिसे वो खुद चूज करेगी। स्टोर की तरफ जाते हुए वो एनी से मिलते हैं जो इस बात से थ्रिल्ड होती है कि उनकी स्टोरी सिर्फ एक फेरी टेल नहीं है। लड़की एंडाइन को एक आउटफिट चुनने में मदद करती है, जबकि शहर के लोग दुकान की खिड़की से उस सुंदर अजनबी को देखते हैं। बाद में एनी अपनी दादी के घर पहुंचती है जो ओनाइन की कोशिशों की वजह से बहुत ही फेस्टिव और कोजी लग रहा होता है। एंडीन उसे तैरना सिखाने की पेशकश करती है और एनी मान जाती है क्योंकि उसके पास समुद्र से आई कोई शख्स उसके साथ होगी। दोनों उथले पानी में खेल रहे होते हैं जब अचानक एंडाइन को पानी में कुछ दिखाई देता है और वह एनी को राफ्ट पर चढ़ने के लिए कहती है। वह एक बंडल निकालती है जिसे एनी जेल की क्लोथिंग कहती है। अगर वह इसे जमीन में दफन कर देती है तो वह 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। एनी की बात सुनकर एंडीन उस बंडल को ग्रीन हाउस में दफन कर देती है और एनी कदमों को गिनकर याद करती है कि एग्जैक्ट स्पॉट कौन सा है। बाद में वह अपने पिता को इस बारे में बताती है और उसे अनजान लोगों से सावधान रहने की सलाह देती है। इस बीच वे सभी नाव से स्थानीय फेस्टिवल के लिए जाते हैं और एंडाइन एनी के इस दावे को नकार देती है कि वह विशेष पूरी कर सकती है। नाराज एनी प्रिटेंड करती है कि उसके व्हीलचेयर के ब्रेक्स फेल हो गए हैं और वह पियर से गिर जाती है, यह जानने के लिए कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। एंडाइन उसे बचाने के लिए कूद जाती है और लड़की को सतह पर ले आती है। सिरेक्यूज एनी को घर ले जाता है और उसे मो और एलेक्स को सौंप देता है। बाद में ओनाइन सिरेक्यूज को बताती है कि व्हीलचेयर के ब्रेक्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और एनी उसकी पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता को टेस्ट कर रही थी। सिरेक्यूज स्वीकार करता है कि वह पहले बहुत शराब पीता था, लेकिन एक दिन जब वह एक ट्रिप से वापस आया तो उसने एनी की मां को उनकी बेहोश बच्ची के पास सोते हुए पाया। उन्होंने लड़की को बचाया और उसने फैसला किया कि उन दोनों में से एक को हर समय सोबर रहना होगा। इस बीच मोरा एनी को बताती है कि एक काले बालों वाला अजनबी मछुआरे की गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहा है, जिससे लड़की को एक बुरा सपना आता है। इस बीच सिरेक्यूज और ओनाइन करीब आते हैं। बाद में वह कन्फेशन करने जाता है और पादरी को बताता है कि उसने पिछले रात ओनाइन के साथ पाप किया था और वह दोनों से डरता है। बातचीत के बाद मछुआरा बाहर कदम रखता है और एक अनजान आदमी उसके पास आकर ओनाइन के बारे में सवाल पूछने लगता है। सिरेक्यूज उसे नजरअंदाज करता है और चला जाता है। उस दिन वह एनी को डायलिसिस के लिए ले जाता है जैसा कि हमेशा करता है, लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो कोई भी वहां नहीं होता। मोरा और एलेक्स पास के पब में शराब पीने गए होते हैं। सिरेक्यूज लड़की को वहां ले जाता है। आखिरकार घर पहुंचकर वह पाता है कि दरवाजे टूटे हुए हैं और ओनाइन कहीं नहीं है। सिरेक्यूज किनारे की खोज करता है और अंततः उसे छिपा हुआ पाता है। वह उसे उसके सी हस्बैंड की याद दिलाती है और कहती है कि वह उसे ले जाने के लिए यहाँ है। इस बीच नशे में धुत मोरा अपनी बेटी के व्हील चेयर पर सवार हो रही होती है और एलेक्स की वार्निंग्स के बावजूद मोरा घर जाने के लिए डिटरमिन्ड होती है। सिरेक्यूज ओनाइन को एक सीक्रेट केव में छुपा देता है
जो झरने के पीछे है और उसे एक विश पूरी करने का ऑफर करता है, लेकिन उसकी एकमात्र इच्छा है कि एनी ठीक हो जाए। तो वह विश करता है कि ओनाइन जमीन पर रह सके। इस बीच जो आदमी ओनाइन को ढूंढ रहा है वह टाउन के आसपास गाड़ी चला रहा होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मोरा की गाड़ी से टकरा जाता है जो शराब के नशे में गाड़ी चला रही होती है। एलेक्स विंडशील्ड से बाहर फेंका जाता है, जबकि एनी सीट बेल्ट बांधने में सफल हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे चोटें आती हैं। सिरेक्यूज और ओनाइन जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं कार को पहचान लेते हैं। सिरेक्यूज चिल्लाता है और मेडिक्स की तरफ भागता है जो एनी को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बाद में वे अस्पताल में लड़की को पाते हैं और पता चलता है कि उसका तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और वह किडनी एलेक्स से मिल रही है, जो कि सौभाग्य से एक कंपैटिबल मैच था। इस बीच अनजान आदमी ओनाइन से हॉलवे में मिलता है। वह जानना चाहता है कि वह उनकी भाषा क्यों बोल रही है, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ का नहीं है। समुद्र ने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन यह उनकी दुनिया नहीं है। अगले सुबह एनी जागती है और तुरंत पूछती है कि ओनाइन कहाँ है। सिरेक्यूज उसे आश्वासन देता है कि वे जल्द ही उसे देखेंगे। कुछ समय बाद एलेक्स का एक क्रिमेशन सेरेमनी होता है और मोरा उसकी राख समुद्र में बिखेरती है। इस बार यह पछताती है कि वह अपने एक्स हस्बैंड को हर चीज के लिए दोष नहीं दे सकती। वह सिरेक्यूज से एनी को अपने पास रखने के लिए कहती है, लेकिन मांग करती है कि वह ओनाइन से छुटकारा पाले। वह सिरेक्यूज को एलेक्स की आत्मा के लिए शराब पीने के लिए मजबूर करती है। नशे की हालत में सिरेक्यूज उस नाव पर जाता है जहां ओनाइन छुपी होती है और उसे सेल्की कहकर उसे समुद्र में ले जाता है, जहां वह उससे कहता है कि वह अपने पति के पास लौट जाए और उसके लिए अपने गाने गाए। वह उसे लाइट हाउस के नीचे ले जाता है और जोर देता है कि उसे जाना होगा। वह उसे वहीं छोड़कर लौटने की तैयारी करता है, यह मानते हुए कि जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है। रात का इंतजार करते हुए वह समुद्र में कूद जाती है। सुबह प्रीस्ट एक उदास सिरेक्यूज को जगाता है, जो महसूस करता है कि उसने बड़ा गलती की है। वह एनी को अस्पताल से अपने घर ले आता है। लड़की उसे सांत्वना देती है, यह कहकर कि ओनाइन वापस आएगी क्योंकि उसने यहाँ कुछ छोड़ा है। बाद में एनी टीवी देखती है जहाँ आइसलैंडिक बैंड सीगर रोस्ट प्रदर्शन कर रही होती है और अचानक सिरेक्यूज शब्दों को पहचान लेता है। उसे एहसास होता है कि ओनाइन एक साधारण महिला थी और वह लाइट हाउस की ओर दौड़ता है। पहले तो वह उसे कहीं नहीं पाता और किनारे पर दौड़ते हुए चिल्लाता है, लेकिन जल्द ही उसे एक आग दिखाई देती है जहां ओनाइन खुद को गर्म कर रही होती है। पहले वह कहती है कि वह एक सी क्रीचर है जिसने अपनी मैजिकल क्लोथ्स ढूंढी और दफन कर दी ताकि वह परिवार के साथ हमेशा रह सके, लेकिन सिरेक्यूज सच्चाई की मांग करता है। फिर ओनाइन स्वीकार करती है कि वह एक कुरियर थी जो रोमानिया से अवैध सब्सटेंसेस की डिलीवरी कर रही थी। वह एक नाव में थी जिसमें सब्सटेंसेस से भरी एक बैग थी। जब पुलिस ने उसे घेर लिया, उसके गार्ड ने उसे पानी में फेंक दिया क्योंकि वह तैर नहीं सकता था। वह तैरती रही और फिर डूब गई, लेकिन सिरेक्यूज के जाल में फंस गई। लड़की उसे अपना असली नाम बताती है, आयोवाना। मछुआरा उसे घर ले जाता है जहां अपराधी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं और एनी को बंधक बना चुके होते हैं। सिरेक्यूज उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन दो हथियारबंद पुरुषों को संभाल नहीं पाता। लड़की ने उन्हें ग्रीन हाउस में दफनाए गए क्लोथिंग के बारे में बताया था और वे जगह दिखाने की मांग करते हैं। सभी ग्रीन हाउस की ओर बढ़ते हैं ताकि बंडल को खोज सकें, लेकिन कुछ नहीं मिलता क्योंकि एनी ने सेल्की की क्लोथिंग को कहीं और छुपा रखा है। ओनाइन वादा करती है कि वह एनी के साथ रहेगी और स्वीकार करती है कि उसने पैकेज को लॉबस्टर क्रेट में छुपा दिया था। सभी नाव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब अपराधी बास्केट को उठाते हैं, एनी ओनाइन को याद दिलाती है कि वह एक सेल्की है और वे बाहर हैं। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ओनाइन को भी, जो कि निर्वासन का सामना करती है जब तक कि वह नागरिकता प्राप्त नहीं करती या शादी नहीं करती। बाद में एनी कन्फेशन में जाती है और कहती है कि उसके पिता जल्द ही शादी कर रहे हैं। हालांकि वह एक असली सेल्की नहीं थी, लेकिन आप एक सील से शादी नहीं कर सकते, है ना? आखिरी दृश्यों में एक लड़की सफेद ड्रेस में और एक मछुआरा सूट में अपनी नाव पर हनीमून के लिए निकलते हैं, जिससे एक फेरी टेल को जीवन मिलता है जिसमें एक मानव की खुशी और एक सेल्की की कहानी होती है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।